जरा कल्पना कीजिए, परीक्षा में बस 1 महीना बचा है या शायद सिर्फ 1 हफ्ता। हाँ, और सिलेबस का तो एक पूरा पहाड़ सामने खड़ा है। बिल्कुल। और समय मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा है। तनाव के मारे रातों की नींद एकदम गायब है। जो कि बहुत ही आम बात है ऐसे समय में। हाँ, और ठीक ऐसे समय में एक जाने माने मेंटोर सलाह देते हैं कि अपनी समस्याओं को और बड़ा कर लो। वाह, सुनने में ये बिल्कुल बेतुका लगता है ना। वही तो, मतलब जलते हुए घर में और आग कौन लगाता है भला। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम यही जानेंगे। हम समझेंगे कि ये अजीबोगरीब सलाह दरअसल परीक्षा के तनाव को खत्म करने का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक हथियार कैसे बन सकती है। हाँ, ये सच में एक बहुत ही विरोधाभासी विचार लगता है, लेकिन पता है, मानव मनोविज्ञान इसी तरह काम करता है। कैसे? कई बार जिस चीज से हम भाग रहे होते हैं ना, उसी के ठीक बीच में समाधान छिपा होता है। और आज के इस डीप डाइव में हमारा लक्ष्य सिर्फ कोई किताबी ज्ञान समेटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम एक मेंटर की तरह उन परतों को उधेड़ेंगे जो एक छात्र को अंदर से तनावग्रस्त करती हैं। सही कहा। और इसीलिए आज हम इन स्टडी हैक्स और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की गहराई में उतरेंगे। तो आज हमारे पास सोर्सेस क्या-क्या हैं? हमारे पास मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा के सफलता के सिद्धांतों के नोट्स हैं। साथ ही जीत फिक्स नाम के YouTube चैनल का एक बहुत ही भावुक कर देने वाला वीडियो है। ओह, उस वीडियो ने तो सच में बहुत से लोगों का नजरिया झकझोर दिया है। एग्जैक्टली। और हाँ, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वो कपकेक वाला मजेदार स्टडी हैक भी है हमारे पास। अरे हाँ, वो तो बहुत ही दिलचस्प है ना? तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये सब मिलकर हमें बताएंगे कि इस हाई प्रेशर माहौल में दिमाग को कैसे हैक किया जाए। तो शुरुआत तो सबसे कड़वी सच्चाई से करते हैं, जिसका सामना हर छात्र को करना ही पड़ता है। आप वास्तविकता की बात कर रही हैं। खुद की वास्तविकता। जीत फिक्स का वो वीडियो इसी यथार्थ पर बहुत गहरी चोट करता है। हम अक्सर देखते हैं कि छात्र अपना सबसे कीमती समय, जो उन्हें अपनी पढ़ाई में लगाना चाहिए, वो बिल्कुल फालतू की चीजों में बर्बाद कर देते हैं। ये तो है। जैसे कोई इस बात से परेशान है कि उसके दोस्त की जिंदगी में क्या चल रहा है। बिल्कुल। या फिर कोई वेब सीरीज के नए एपिसोड के पीछे पागल है, और कुछ नहीं तो लोग बस सोशल मीडिया पर लाइक्स गिन रहे होते हैं। ये बहुत ही आम बात है। मतलब बहाने बनाने की कला तो इस वक्त चरम पर होती है। हाँ, कैसे बहाने? जैसे, अरे मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, पहले से चार्ज कर लूं। या अभी तो बहुत गर्मी लग रही है, जब पंखा चलेगा तब पढ़ाई शुरू करूंगा। वो टाल मटोल करने वाली आदत। एग्जैक्टली। मुझे उस वीडियो की एक बात बहुत कमाल की लगी। उसमें एक बड़ी दिलचस्प तुलना की गई है कि हर इंसान के पास वही लगभग 1.5 किलो का दिमाग होता है। सही बात है, भौतिक वजन तो सबका समान ही है। हाँ, चाहे वो क्लास का टॉपर हो या कोई ऐसा छात्र जो बस किसी तरह पास होने के लिए संघर्ष कर रहा हो, दिमाग का साइज वही है। और अंतर सिर्फ इस बात में आ जाता है कि उस दिमाग का नियंत्रण किसके हाथ में है। ठीक कहा। कुछ लोग अपने उस 1.5 किलो के दिमाग को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, उससे अपना मनचाहा काम करवाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो खुद उस दिमाग के इशारों पर नाचते हैं। मतलब दिमाग उन्हें कंट्रोल कर रहा है। हाँ, वो दिमाग उनसे कहता है कि चलो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, और वे बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने लगते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ ना जैसे किसी ने दुनिया का सबसे महंगा और तेज सुपर कंप्यूटर दे दिया हो, और हम उसमें सिर्फ मारियो गेम खेल रहे हैं। हाँ, ये तुलना एकदम सटीक है। और अगर हम इसे न्यूरोलॉजी के नजरिए से देखें तो इसके पीछे डोपामीन का खेल है। अच्छा, डोपामीन कैसे काम करता है यहाँ? देखिए, हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले इनाम की तरफ भागता है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से तुरंत डोपामीन मिलता है, वो भी बिना किसी मेहनत के। और पढ़ाई में तो तुरंत कोई इनाम नहीं मिलता। एग्जैक्टली। पढ़ाई करने का इनाम तो महीनों बाद परीक्षा के परिणाम के रूप में मिलेगा ना। मेहनत करने में दर्द होता है। ये तो है। सोचिए, सुबह 5 बजे जब कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, तब गर्म रजाई छोड़कर पढ़ाई के लिए उठना शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से बहुत तकलीफदेह होता है। उस वक्त तो रजाई से बाहर एक पैर निकालना भी किसी जंग लड़ने जैसा लगता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे यहाँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की वो बात हमेशा याद आती है कि सीखने के लिए दर्द उठाना ही पड़ता है। और पता है, यही दर्द भविष्य तय करता है। उस वीडियो में एक बहुत ही भावुक लेकिन डरावना उदाहरण दिया गया है। डरावना? किस तरह का? जरा उस सिचुएशन की कल्पना करें। कोई छात्र बड़ा हो गया है, वो किसी तरह 15,000 रुपए महीने की एक नौकरी कर रहा है, जहां उसे दिन भर किसी के ताने सुनने पड़ते हैं। बहुत ही हताश करने वाली स्थिति है।
और उसी वक्त वो सोशल मीडिया पर देखता है कि उसका एक पुराना सहपाठी, हाँ, वो जिसने अपना समय बर्बाद नहीं किया था। हाँ, जो शायद उससे ज्यादा बुद्धिमान भी नहीं था, लेकिन उसने मेहनत की और आज वो ऑस्ट्रेलिया के किसी खूबसूरत बीच पर छुट्टियां मना रहा है। उफ, वो एहसास सच में बहुत चुभने वाला होगा। है ना? हाँ, वो जो पछतावा होगा वो सुबह 5 बजे उठने वाली उस ठंड से 1000 गुना ज्यादा दर्दनाक होगा। मतलब ठंड का दर्द तो कुछ घंटों ना है, लेकिन पछतावे का दर्द तो जीवन भर का नासूर बन जाएगा। सही बात है। इसीलिए एक मार्गदर्शक के रूप में पहली सलाह यही दी जाती है कि हमेशा अपने फ्यूचर वर्जन के लिए पढ़ना चाहिए। फ्यूचर वर्जन मतलब भविष्य का अपना ही स्वरूप। हाँ, ये सोचकर पढ़ना चाहिए कि 5 साल बाद कोई खुद को कहाँ देखना चाहता है। अच्छा, तो जब लक्ष्य साफ हो जाता है, बिल्कुल, जब दिमाग उस 5 साल बाद वाले फ्यूचर वर्जन की स्पष्ट तस्वीर देख लेता है ना, तो आज के ये छोटे छोटे बहाने बिल्कुल बेमानी लगने लगते हैं। जैसे कि दोस्त के साथ शॉपिंग पर जाना या बेवजह वेब सीरीज देखना। एग्जैक्टली। किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि अपने उस भविष्य के स्वरूप को ऐसा बनाना है जो पूरी दुनिया को इंस्पायर कर सके। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है, खुद का फ्यूचर वर्जन बनाना। लेकिन मुझे यहाँ एक शंका है। बताइए, क्या शंका है? देखिए, जब सामने परीक्षा का पहाड़ हो और दिमाग तनाव से सुन्न हो रहा हो, तो 5 साल बाद का भविष्य सोचना बहुत मुश्किल होता है। ये भी है। उस वक्त इंसान बस कल के बारे में सोचता है। हाँ, इंसान तो बस कल के टेस्ट के बारे में सोच रहा होता है। और यहीं पर मुझे सोनू शर्मा का वो अजीबोगरीब सिद्धांत याद आता है, अपनी समस्याओं को बड़ा करो। हाँ, ये सिद्धांत उसी मनोवैज्ञानिक अवरोध तोड़ने का काम करता है। लेकिन कैसे? मतलब जो छात्र पहले ही एग्जाम की डेट शीट को देखकर कांप रहा है, उसे ये कहना कि समस्याओं को और बड़ा करो, ये तो उल्टा नुकसानदायक लग रहा है। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। एक तरफ हम तनाव कम करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ समस्या बढ़ाने की। ये तो मैच नहीं हो रहा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पहली नज़र में ये बात सच में अटपटी लगती है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान कॉग्निटिव लोड और एम्बिशन से जुड़ा है। अच्छा, वो कैसे? सोनू शर्मा समझाते हैं कि छोटी समस्याएं छोटे इंसान बनाती हैं। अगर किसी का लक्ष्य सिर्फ इतना है कि किसी तरह 33% लाकर परीक्षा में पास हो जाना है, तो उसके सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती है ही नहीं। वो शायद एग्जाम से एक रात पहले पढ़कर भी पास हो जाए। एग्जैक्टली। लेकिन अगर कोई 90% से ऊपर अंक लाने का सपना देखता है, तो जाहिर है तकलीफ होगी, रातों की नींद उड़ेगी। तो मतलब ये जिम में वजन उठाने जैसा है? हाँ, बहुत अच्छी तुलना है। अगर कोई सिर्फ 2 किलो का डंबल उठाएगा तो उसे पसीना तो नहीं आएगा, लेकिन उसकी मांसपेशियां भी कभी नहीं बनेंगी। बिल्कुल नहीं बनेंगी। मांसपेशियां बनाने के लिए उस भारी वजन का दर्द सहना ही पड़ेगा, जिससे मसल टियर हो। एकदम सही। और जब आप समस्या को बड़ा करते हैं, यानी अपना लक्ष्य बड़ा करते हैं, हाँ। तो आपका दिमाग भी उसी स्तर पर काम करने लगता है। वनडे क्रिकेट का ही उदाहरण ले लीजिए। क्रिकेट? अच्छा, समझाइए। अगर किसी टीम को जीतने के लिए सिर्फ 120 रन बनाने हैं, तो बल्लेबाज बिना किसी दबाव के आराम से खेलेंगे। हाँ, कोई टेंशन ही नहीं होगी। लेकिन अगर उन्हें 400 रन का विशाल लक्ष्य चेज करना पड़ जाए, तो दबाव अपने चरम पर होता है। बहुत ज्यादा प्रेशर। पर जो खिलाड़ी उस 400 रन के दबाव में शतक लगाता है ना, इतिहास उसी को याद रखता है। 120 रन बनाने वाले को कोई महान नहीं कहता। क्या बात है। तो हाई प्रेशर एग्जाम में इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जब परीक्षा के पेपर में कोई ऐसा सवाल आ जाए जो सिलेबस के सबसे कठिन हिस्से से हो, जिसे देखकर क्लास के 90% छात्रों के पसीने छूट जाएं, तो उसे देखकर घबराने के बजाय उसे एक बड़ी समस्या के रूप में गले लगाना चाहिए। हाँ, क्योंकि यही वो सवाल है जो सामान्य छात्रों की भीड़ से अलग करके किसी को टॉपर्स की लिस्ट में ले जाएगा। एग्जैक्टली। सोनू शर्मा इसे एक बहुत ही सुंदर रूपक से समझाते हैं। वे कहते हैं कि गंगोत्री से गंगा सागर की तरफ तो एक मुर्दा भी बह जाता है। पानी के बहाव के साथ बहने में कोई कमाल नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली चुनौती और असली परख तो तब है जब कोई गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ, यानी बहाव के विपरीत तैर कर दिखाए। पानी की विपरीत धारा में तैरना, और इसके लिए खुद को तपाना पड़ता है। मुझे याद आ रहा है, उन्होंने उस सुनार वाली कहानी का भी जिक्र किया था ना। हाँ, जो इस तपने की प्रक्रिया का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वो कहानी क्या थी, जरा याद दिलाइए। देखिए, एक सुनार चांदी को शुद्ध करने के लिए उसे आग की सबसे गर्म लपटों के बिल्कुल बीचों बीच रखता है कि पिताजी, ये चांदी कब तक इस आग में रहेगी? आपको कैसे पता चलेगा कि ये शुद्ध हो गई है? तो सुनार क्या जवाब देता है? तो सुनार मुस्कुरा के कहता है कि जब तक इस चांदी की सारी अशुद्धियां जल नहीं जाती
और जब तक मुझे इस चमकती हुई चांदी में अपनी खुद की झलक, अपना खुद का अक्स नजर नहीं आने लगता, तब तक ये आग में ही रहेगी। वाह, ये बहुत ही गहरी बात है। तो ये जो परीक्षा का तनाव है, जो रातों की नींद उड़ी हुई है, ये सब दरअसल वो आग की भट्टी है। 100%। ये दबाव छात्रों को तपाकर कुंदन बना रहा है। प्रकृति कोई सजा नहीं दे रही है, बल्कि वो अंदर की सारी कमजोरियों, बहानों और आलस रूपी अशुद्धियों को जला रही है, ताकि एक मजबूत और सफल इंसान बाहर आ सके। ये नजरिया सच में डर को एक हथियार में बदल देता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम व्यावहारिक रूप से सोचें तो रास्ते में झटके तो लगते ही हैं। हाँ, वो तो स्वाभाविक है। जब वो भारी डंबल उठाते हुए हाथ से छूटकर पैर पर गिर जाए तब क्या? मतलब कोई छात्र बहुत मेहनत करे, फिर भी किसी मॉक टेस्ट में उसके नंबर बहुत कम आ जाएं, तब जो निराशा होती है उससे कैसे निपटे? बहुत ही वैलिड सवाल है। और यहीं पे सोनू शर्मा का दूसरा सिद्धांत आता है, खिलौनों के लिए रोना बंद करें। खिलौनों के लिए रोना, ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू लगता है। हाँ, दरअसल होता क्या है कि इंसान शारीरिक रूप से बड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं बचपन वाली ही रहती हैं। मुझे उनका ये विश्लेषण बहुत सटीक लगा था। हाँ, बताइए कैसे? जब इंसान छोटा बच्चा होता है तो अगर उसकी कोई प्लास्टिक की छोटी सी खिलौना कार टूट जाती है तो वो फूट फूट कर रोता है। दुनिया उजड़ गई जैसे। बिल्कुल। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी आती है, अगर वो दीवार से टकरा कर टूट जाए तो फिर से वही रोना। सही बात है। और जब वो पूरी तरह वयस्क हो जाता है तो 5 लाख रुपए की असली कार खरीदता है, और अगर उस कार के बम्पर पर एक छोटी सी खरोंच भी आ जाए तो वो फिर से अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। एग्जैक्टली। हमारे खिलौने बड़े हो गए हैं, उनकी कीमत बढ़ गई है, लेकिन हमारा जो रोने का स्वभाव है वो आज भी वैसा ही है। हाँ, स्वभाव नहीं बदला। और ये स्वभाव पैदा होता है एंटिसिपेटरी एंजाइटी से, यानी भविष्य के डर से। हाँ, एक खराब मॉक टेस्ट या एक बिगड़ा हुआ पेपर, वो भी दरअसल एक टूटे हुए खिलौने की तरह ही है। हाँ, जिसे लेकर छात्र रोते रहते हैं। बिल्कुल। अगर कोई उस पर बैठकर रोता रहेगा, अपना आत्मविश्वास गिरा लेगा, तो वो उस क्रॉनिक स्ट्रेस के लूप में हमेशा के लिए फंस जाएगा। तो इसका समाधान क्या है? जिम रॉन, जो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं, उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध कोट है। वे कहते हैं, कम समस्याओं की प्रार्थना मत करो, अधिक कौशल यानी ज्यादा स्किल्स की प्रार्थना करो। मतलब भगवान से ये मत कहो कि मेरे रास्ते में कांटे मत बिछाओ, बल्कि ये कहो कि मुझे इतने मजबूत जूते दे दो कि मैं उन कांटों पर दौड़ सकूं। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ये कहना आसान है। जब कोई छात्र असल में फेल होता है तो वो ये नहीं सोचता कि मुझे मजबूत जूते चाहिए। तो वो क्या सोचता है? वो बस उस दर्द से बाहर आना चाहता है। उस वक्त ये नजरिया प्रैक्टिकली कैसे काम करेगा? और यहीं पर वो मूर्ति वाला किस्सा आता है, जो हमें बताता है कि डर को जड़ से कैसे खत्म किया जाए। मूर्ति वाला किस्सा? हाँ, सोनू शर्मा के एक दोस्त के घर में एक 12 साल पुरानी बहुत ही खूबसूरत और कीमती मूर्ति थी। अच्छा। लेकिन वो दोस्त रोज इस तनाव में जीता था कि कहीं ये मूर्ति गिरकर टूट न जाए, कहीं कोई बच्चा इसे धक्का न दे दे। बाप रे, ये तो रोज की टेंशन हो गई। हाँ, वो 12 साल से एक लगातार डर और टेंशन में जी रहा था। तो एक दिन उसने खुद ही उस मूर्ति को उठाया और फर्श पर पटक कर चकनाचूर कर दिया। अरे, ये कहानी दिलचस्प तो है, लेकिन मुझे यहाँ एक उलझन है। कैसी उलझन? एक महंगी मूर्ति को तोड़ना और फेल होने का डर, ये दोनों अलग चीजें नहीं है क्या? मूर्ति भौतिक है, डर मानसिक है। छात्र अपने दिमाग से उस डर को फर्श पर कैसे पटकेगा? यही तो सबसे बड़ा कैच है। वो मूर्ति असल में पत्थर की नहीं थी, वो उस इंसान के दिमाग में बैठा भविष्य का डर था। ओहो। न्यूरोलॉजी के हिसाब से जब हम किसी बुरी चीज के होने का लगातार इंतजार करते हैं ना, तो दिमाग में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन लगातार रिश्ता रहता है। स्ट्रेस हार्मोन। वो इंसान 12 साल से कॉर्टिसोल के उस जहरीले बहाव में जी रहा था। मूर्ति तोड़कर उसने मूर्ति को खत्म नहीं किया, उसने उस कॉर्टिसोल के बहाव को बंद किया। ओह, तो परीक्षा की तैयारी में छात्रों के दिमाग में फेल होने का जो डर होता है वो उसी कीमती मूर्ति की तरह है। बिल्कुल। क्या होगा अगर मेरा पेपर खराब हो गया? क्या होगा अगर मैं पास नहीं हुआ? ये डर उन्हें चैन से पढ़ने भी नहीं देता। तो मतलब उस डर का सामना कर लेना चाहिए। एग्जैक्टली। ये मान लेना चाहिए कि हाँ, फेल होने की संभावना है, पेपर कठिन आ सकता है। वर्स्ट केस सिनारियो को स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि उसे स्वीकार कर लेने से वो जो क्रॉनिक टेंशन है वो खत्म हो जाती है। अच्छा,
और फिर जब दिमाग से हारने का खौफ निकल जाता है तब कॉर्टिसोल का स्तर गिरता है और इंसान पूरी एकाग्रता के साथ सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाता है। चलिए, ये तो कमाल का तरीका है। हमने बड़ी समस्याओं का सामना करना सीख लिया, डर की मूर्ति को तोड़ के स्ट्रेस हार्मोन को भी शांत कर लिया। जी। अब मानसिकता तो सेट हो गई, लेकिन हमें जरूरत है एक ठोस योजना की, एग्जीक्यूशन की। बिल्कुल, बिना एक्शन के तो सब बेकार है। और यहाँ मैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस मजेदार कपकेक हैक का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, वो एक बहुत ही अनोखा और कारगर तरीका है। मैंने जब वो वीडियो देखा ना, तो मुझे वो तरीका जीनियस लगा। एक लड़की ने खुद को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करने का क्या गजब का रास्ता निकाला। उसने क्या किया था? उसने अपनी मोटी सी किताब के कुछ चुनिंदा पन्नों पर छोटे छोटे कपकेक रख दिए। अच्छा। जैसे पेज नंबर 20 पर एक कपकेक, पेज नंबर 40 पर दूसरा। अब उसका लक्ष्य ये था कि जब वो पढ़कर पेज नंबर 20 तक पहुंचेगी तो इनाम के तौर पर वो उस कपकेक को खा लेगी। ये तो बहुत ही स्मार्ट है ना? ये तो वैसे ही हुआ जैसे वीडियो गेम खेलते समय हर लेवल पार करने पर हमें बोनस कॉइन्स मिलते हैं। गूगल भी शायद ऐसा मोटिवेशन नहीं बता पाएगा। सच में? लेकिन पता है, ये सिर्फ एक मजेदार ट्रिक नहीं है, इसके पीछे की न्यूरोलॉजी बहुत गहरी है। वो कैसे? हमारा दिमाग मूल रूप से आलसी है, वो ऊर्जा बचाना चाहता है। ये तो हम सब महसूस करते हैं। जब कोई छात्र 500 पन्ने की किताब देखता है तो दिमाग का एमिगडाला इसे एक खतरे के रूप में देखता है और घबराहट पैदा करता है। बाप रे, इतनी मोटी किताब! हाँ, लेकिन जब पन्ने पर कपकेक रखा होता है तो दिमाग का रिवॉर्ड सेंटर सक्रिय हो जाता है। वो दिमाग उसी गेमिंग वाले डोपामीन हिट को पढ़ाई में इस्तेमाल करने लगता है। क्या बात है, मतलब दिमाग कोई हैक कर लिया? एग्जैक्टली। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही गंभीर संदेश भी छिपा है, जो सीधे तौर पर सोनू शर्मा के तीसरे सिद्धांत से जुड़ता है। तीसरा सिद्धांत वो क्या है? और वो है सब्र, यानी पेशेंस। सब्र और कपकेक, ये दोनों आपस में कैसे जुड़ते हैं? देखिए, उस लड़की को पता था कि कपकेक खाने के लिए उसे पेज नंबर 20 तक पढ़ना ही होगा। वो पेज नंबर 5 पर बैठकर रो नहीं रही थी कि उसे कपकेक अभी चाहिए। उसने सब्र रखा और अपनी मेहनत की। बिल्कुल। कबीरदास जी का वो प्रसिद्ध दोहा है ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हाँ, मतलब चाहे कोई पौधे में एक दिन में 100 घड़े पानी डाल दे, फल तो तभी आएगा जब उसका मौसम आएगा। सही कहा। प्राकृतिक चीजों को अपना समय लगता है। बिल्कुल लगता है। इतिहास गवाह है कि रोम का साम्राज्य एक दिन में नहीं बना था। एक किसान का उदाहरण लें। किसान क्या करता है? एक किसान बहुत मेहनत से अपने खेत में बीज बोता है, उसमें खाद डालता है, पानी देता है। ये सब करने के बाद वो सब्र रखता है। वो रोज तो खेत नहीं खोदता। वही तो, वो हर दूसरे दिन मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि बीज में से अंकुर फूटा या नहीं, क्योंकि अगर वो बार बार मिट्टी खोदेगा तो बीज खराब हो जाएगा। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। अक्सर परीक्षा के दौरान छात्र एक ही दिन में 10-10 घंटे पढ़कर सोचते हैं कि उन्होंने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया है। हाँ, और फिर जब अगले दिन मॉक टेस्ट में सवाल हल नहीं होते तो वे बेचैन हो जाते हैं। और यही बेचैनी आज के युवाओं की सबसे बड़ी दुश्मन है। सोनू शर्मा ने बहुत सही कहा है कि आजकल की जनरेशन जेड में सब्र की बहुत कमी है। इसका कारण क्या आपके हिसाब से? इसका सबसे बड़ा कारण है एल्गोरिदम। उन्हें सोशल मीडिया पर हर चीज इंस्टेंट मिलती है। हाँ, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट फूड डिलीवरी, इंस्टेंट लाइक्स। उनका दिमाग इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी हो चुका है। लेकिन शिक्षा और सफलता तो ऑर्गेनिक प्रक्रियाएं हैं ना। बिल्कुल, उन्हें समय लगता है। इसी उतावलेपन के कारण आज के युवा समय से पहले ही मानसिक तनाव का शिकार होकर बूढ़े हो रहे हैं। घबराहट या फड़फड़ाहट से सिलेबस जल्दी खत्म नहीं होगा। तो एक मेंटर के तौर पर इन सभी मनोवैज्ञानिक बातों को मिलाकर एक छात्र के लिए क्या स्पष्ट और ठोस स्टडी प्लान होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब वो इस कपकेक मेथड और सब्र को अपने रूटीन में कैसे उतारें? देखिए, एक बहुत ही संरचित और प्रभावशाली प्लान इस तरह होना चाहिए। पहला कदम, सुबह सूरज उगने से पहले उठें। एक सक्सेसफुल स्टूडेंट की तरह। हाँ, जब आधी दुनिया सो रही हो तब अपनी तेज तर्रार रणनीति, अपनी कॉपी और कलम के साथ तैयार होना एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त देता है। ये दिमाग को ये संकेत देता है कि आप नियंत्रण में हैं। एग्जैक्टली। और दूसरा कदम है, अपने बड़े और डरावने सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। उसी कपकेक वाली लड़की की तरह। हाँ,
500 पेज की किताब देख के घबराने के बजाय सिर्फ अगले 20 पेज पर फोकस करें। इससे दिमाग का कॉग्निटिव लोड कम हो जाता है। और हर छोटे हिस्से को पूरा करने पर खुद को एक छोटा सा इनाम दें। बिल्कुल, जरूरी नहीं कि वो कपकेक ही हो। हाँ, वो 10 मिनट का ब्रेक हो सकता है, कोई पसंदीदा गाना सुनना हो सकता है। सही कहा। ये छोटे छोटे इनाम दिमाग को थकने नहीं देंगे। और अंतिम कदम क्या होगा इस प्लान का? अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कदम, अपना काम पूरी ईमानदारी से करने के बाद सब्र रखें। खेत में बीज बो दिया है, पढ़ाई कर ली है, अब घबराने से या रातों की नींद खराब करने से कोई फायदा नहीं है। ये तो है। जिस तरह लिफ्ट का बटन दबाने के बाद पैर पटकने से लिफ्ट जल्दी नहीं आ जाती ना, उसी तरह इम्पेशेंस दिखाने से रिजल्ट नहीं बदलता। हाँ, सही बात है। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। लगातार चलते रहें, सीखते रहें और अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहें। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक सूत्र में पिरोएं, तो सफलता का रास्ता सिर्फ रट्टा मारने में नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि अपने दिमाग को सही तरीके से ट्यून करने में है। सबसे पहले परीक्षा रूपी इस बड़ी समस्या से घबराने के बजाय इसे खुद को आग में तपाकर कुंदन बनाने का मौका समझना चाहिए। एकदम सही। दूसरा, खराब मार्क्स जैसे टूटे खिलौनों पर रोने और भविष्य के डर की मूर्ति ढोने के बजाय अपनी कमियों को पहचान कर अपनी स्किल्स को मजबूत करना चाहिए। और तीसरा, उस कपकेक वाले मजेदार तरीके के साथ दिमाग को डोपामीन के सही लूप में फंसाकर सब्र के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। बहुत ही शानदार सारांश दिया आपने। धन्यवाद। और इस पूरी चर्चा को समाप्त करते हुए मैं उन सभी सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। जिस पर उन्हें एकांत में जरूर सोचना चाहिए। जीत फिक्स के उस वीडियो में एक बहुत ही मार्मिक बात कही गई थी। वो क्या थी? जब कोई इंसान इस दुनिया में पैदा होता है ना, तो कागजों पर बाईं तरफ उसकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म की तारीख लिखी जाती है, और जब उसकी मृत्यु होती है तो दाईं तरफ उसकी डेट ऑफ डेथ लिखी जाती है। और उन दोनों तारीखों के बीच में एक छोटा सा डैश होता है। हाँ, वो छोटा सा डैश, उन दोनों तारीखों के बीच का जो वो खाली हिस्सा है ना, दरअसल वही उस इंसान की पूरी जिंदगी है। वाह। अब ये पूरी तरह से छात्रों पर निर्भर करता है। उन्हें आज खुद से अकेले में ये सवाल पूछना है कि वे अपने उस बीच वाले खाली हिस्से में क्या दर्ज करना चाहते हैं। क्या वे वहां सिर्फ बहाने, फालतू के लफड़े, दोस्तों की गॉसिप और समय की बर्बादी लिखना चाहते हैं, या फिर वो उस छोटे से हिस्से में मेहनत, सब्र और सफलता की एक ऐसी प्रेरणादायी कहानी लिखना चाहते हैं जो आने वाली कई सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहे। चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। जिंदगी और सफलता की इस यात्रा में हमारे दिमाग की बुनी हुई कई उलझनें होती हैं। बिल्कुल होती हैं। लेकिन अगर इन सिद्धांतों को जीवन में उतार लिया जाए तो वो जो डर और तनाव की धुंध है ना, वो अपने आप छंटने लगेगी। हाँ, और तब सिर्फ एक उज्जवल फ्यूचर वर्जन नजर आएगा। सही कहा। मेहनत करते रहना है, सब्र रखना है, और हाँ, बीच बीच में वो इनाम वाला कपकेक खाना बिल्कुल नहीं भूलना है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना है।